हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कंप्यूटर की क्लास में हमने हमारे पिछले सेशन में स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस के बारे में हमने अपनी क्लास स्टार्ट कर ली थी। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेमोरी होती कितने प्रकार की है, लाइक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में हमने जाना था। और वहीं से हमने स्टार्ट किया था कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ना। और लास्ट वाली क्लास में हम रैम मेमोरी को पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी में ही आगे। और प्राइमरी मेमोरी में हम आगे पढ़ने वाले हैं रोम मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसका एक छोटा सा रिवीजन कि भाई रैम मेमोरी क्या थी। रैम मेमोरी के बारे में सभी को पता है कि वो एक प्रकार की जो है वॉलेटाइल मेमोरी थी, यानी परिवर्तनशील मेमोरी थी। और दूसरी बात पता है कि वो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी थी, यानी कि मतलब टेम्परेरी मेमोरी थी, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है उससे डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो रैम मेमोरी के बारे में ये तीन बातें आपको याद रखनी। सबसे पहले कि भाई ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहा था? क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है इसमें से डाटा नष्ट हो जाता है। और दोबारा जब लाइट आती है और हम फिर से कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हमें फिर से जो है डाटा इनपुट करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो डाटा है वो सारा नष्ट हो चुका है। कहते हैं वॉलेटाइल या परिवर्तन। सेकंड पॉइंट इसका याद रखना था आपको टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहेंगे भाई? टेम्परेरी मेमोरी इसलिए कहेंगे क्योंकि के द्वारा मतलब जो भी डाटा है वो स्थायी रूप से इसके पास नहीं रहता है। इसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी या इसे कहेंगे अस्थायी मेमोरी। क्लियर हो गई यहाँ पे? और अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है कंप्यूटर मेन मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा इनपुट किया जाता है वो सबसे पहले इसी के पास पहुंचता है। रैम मेमोरी के पास सबसे पहले पहुंचता है, इसलिए इसको क्या मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है यहाँ पे? चलिए, रैम के बारे में तो हम पढ़ चुके थे, इसके टाइप्स वगैरह हम सब कुछ देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रोम मेमोरी के बारे में। देखो, रोम मेमोरी की अगर बात की जाए तो रोम में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, जैसे रैम की फुल फॉर्म थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि वहां पे डाटा जो है रैंडमली रीड किया जा रहा था। रैंडमली रीड करने का मतलब डाटा को एक सीक्वेंस से रीड नहीं किया जा रहा है, डाटा को क्रमबद्ध तरीके से रीड नहीं किया जा रहा है। कहीं से भी डाटा को उठाकर उसको प्रोसेस किया जा सकता है। जब कहीं से भी डाटा को उठाया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ क्रमबद्ध तरीके से डाटा रीड नहीं हो रहा था, वहाँ डाटा रैंडमली रीड हो रहा था। ये रैम की क्या है, या रैम मेमोरी का नाम ही इसलिए रखा गया है रैंडम एक्सेस। यहाँ अगर बात करूँ मैं रोम मेमोरी की, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली। यानी यहाँ पर डाटा को लिखा नहीं जाएगा। यहाँ डाटा एक बार लिख दिया गया है, उस डाटा को आप नष्ट नहीं कर सकते, अब उसको आप सिर्फ रीड ही कर पाएंगे। तो यहाँ डाटा एक बार लिखा जाता है और उसके बाद इसको बार बार आप रीड कर सकते हो, इसलिए इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब कि भाई जब डाटा देखो, मैंने जब आपको प्रोसेसर सीपीयू प्रोसेसिंग कैसे कैसे करता है, वो किसी किसी भी कैलकुलेशन किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस डाटा को प्रोसेस करता है, जब हमने उसका पूरा प्रोसेस देखा था तो मैंने आपको समझाया भी था। भाई इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा सबसे पहले रैम के पास जाएगा, और फिर रैम से ये डाटा जाता है एएलयू के पास में। एएलयू उस डाटा को क्या करता है, ऑपरेट करता है, उसको क्रियान्वित करता है, उसको करता है। और प्रोसेस डाटा जो होता है, प्रोसेस्ड डाटा कहाँ पहुंचता है, वो प्रोसेस डाटा पहुंचता है रोम के पास। ठीक है? यहाँ रोम के पास जब ये डाटा पहुंचता है तो यहाँ पर डाटा सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। फिर अगर इस बीच में अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए, लाइक अगर लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया, उस समय जब कंप्यूटर बंद हो गया तब भी यहाँ पर डाटा क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि डाटा एक बार इसके पास आया था, प्रोसेस किया हुआ डाटा सिर्फ एक बार इसके पास आया, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डाटा को सिर्फ एक बार लिखा गया है, राइट किया गया है। लेकिन अब इसमें डाटा सेव है परमानेंटली। अब इस डाटा को हम जो है कितनी ही बार से डाटा निकाल कर उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा को एक्सेस करना मतलब डाटा को रीड करना, डाटा को एक्सेस करने का मतलब होता है डाटा को रीड करना। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा एक बार गया, लेकिन हम उसको पढ़ कितनी बार सकते हैं, इसलिए का नाम है रीड ओनली। क्या नाम है भाई?
रीड ओनली, और इसमें डाटा जो रीड किया जाता है वो सिक्वेंशियल किया जाता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से। अब आपको एक चीज़ समझ पड़ेगी यहाँ पे कि रैंडमली और क्या अंतर है। जैसे मैं आपको एक चीज़, आपने किसी में 10 सॉन्ग लगवाए हैं, ठीक है? अब 10 सॉन्ग का डाटा आपने किसी करवाया है। अब जब आप उस सीडी को प्ले कर रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि आपको अगर मान लो कि छठे नंबर का गाना सुनना है तो डायरेक्टली आप छठे गाने को सुन, का मतलब है कि डाटा आपके पास में 10 गानों का था, लेकिन आपने डाटा कहीं से भी आके पढ़ लिया, मतलब कहीं से भी आपने गाना चला लिया, मतलब पूरे सीक्वेंस से नहीं चलाया आपने। जब छठे नंबर का गाना आपको सुनना है तो डायरेक्ट आपने छठे नंबर का गाना लगा के सुनना स्टार्ट कर दिया। आपने उसके लिए वेट नहीं किया कि पहले 5 गाने सुन लिए जाए या पहले 5 गाने सुनूंगा तो ही आएगा, ऐसा आपने वेट नहीं, डाटा को कहीं से भी आपने रीड कर लिया। तो कहते हैं रैंडमली एक्सेस, यानी डाटा को कहीं से भी एक्सेस करना वो कहलाता है रैंडमली एक्सेस। और एक आपने डाटा को, डाटा स्टोर है, लेकिन आपको अगर छठे नंबर का गाना सुनना है तो आपको पहले 5 गाने प्ले करने के बाद ही छठे नंबर का गाना आपका प्ले होगा। यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है अब इस बार कि आपको जो है छठे नंबर का गाना सुनना है तो आप डायरेक्टली वो गाना लगा दें। आपको पहले 5 गाने सुनने ही पड़ेंगे, देन आपके छठे नंबर का गाना जो है वो प्ले होगा। इस तरीके से जब डाटा एक्सेस होता है तो उसको कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी क्रमबद्ध तरीके से डाटा एक्सेस। तो रोम मेमोरी के अंदर जो हमारा डाटा प्रोसेस होके आता है तो हम बाद में सिक्वेंशियल तरीके से ही एक्सेस कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सिक्वेंशियल तरीके से एक्सेस। तो रैम मेमोरी में डाटा रैंडमली एक्सेस होता है, रोम मेमोरी में डाटा सिक्वेंशियल एक्सेस या जैसे रैम एक प्रकार से एक चिप, एक सिलिकॉन पदार्थ, सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक पदार्थ होता है, सेमीकंडक्टर मैटर होता है। तो रैम और रोम दोनों ही अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर मैटर, सिलिकॉन से बनी हुई। और ये कहाँ लगी होती है? आप सभी को पता है कि मदरबोर्ड पर ये दोनों चीज़ लगी होती है। मदरबोर्ड पे ही अगर हम बेसिकली अगर हम बात माने, कंप्यूटर सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने घटक हैं, सभी का अगर हम कह दो कनेक्टर पोर्ट कह दो या उनकी जितने भी कनेक्टर पोर्ट है या उनका जो भी प्लेस है, वो सब कहाँ होता है? मदर ही लगा होता है। जैसे ये रैम और रोम मेमोरी होती है, बोर्ड पे लगी। बात करें हम सीपीयू, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, वो भी कहाँ लगा होता है? मदर पे लगा होता है। सारे कंपोनेंट्स जो है वो कहाँ लगे होते हैं, सबका जो कनेक्शन है वो कहाँ होता है? मदरबोर्ड पे। तो रैम रोम एक प्रकार की चिप है जो अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है और मदरबोर्ड पर ये। अब रोम के लिए देखो कि रोम एक सिलिकॉन चिप है जिस निर्माण के समय पहली चीज तो कंप्यूटर को बनाते समय पे लगाया जाता है। फिर दूसरा चीज, रोम चिप जब बनाया जाता है, कि रोम चिप के निर्माण के समय ही पर कुछ निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है। वो निर्देश एवं डाटा इस रोम चिप पे स्टोर होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं पर निर्देश एवं डाटा जो इस पे होते हैं उसको कहते हैं बायोस। क्या कहते हैं भाई? बायोस। अब ये बायोस प्रोग्राम क्या है, ये बायोस प्रोग्राम क्या है या ये बायोस सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं और आपके कंप्यूटर से मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मदरबोर्ड पे लगे सीपीयू इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सीपीयू सारे कंपोनेंट के पास में इलेक्ट्रिसिटी होता है और कंप्यूटर सारी डिवाइस काम करना शुरू। ये सारी डिवाइस कैसे काम करेगी, क्या इनमें डिवाइस अभी 8% काम कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। क्या कहते हैं? पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट कौन करता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर को बनाते समय ही एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर इनबिल्ड किया जाता है और वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारा सब कुछ हम डिटेल से सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रोम के बारे में अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें डाटा या निर्देश जाते हैं, ये मुझे आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही एक्टिव होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जब एक्टिव होता है तो सबसे पहले होम चिप पर, इस पर जो प्रोग्राम स्टोर किए गए हैं, होम चिप पे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं बायोस। क्या किए जाते हैं? बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट। क्या होती है भाई? बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जितनी हमारी इनपुट डिवाइस है, जितनी भी हमारी आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले उनको चेक किया जाता है। और उनको चेक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोस्ट कहलाती है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट कहलाती है। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होते ही रोम पे लगे इन बायोस प्रोग्राम को, रोम पे लगे इस सॉफ्टवेयर को एक्टिव करता है। और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है तो इस द्वारा सारी इनपुट डिवाइस को चेक किया जाता है, सारी आउटपुट डिवाइस को चेक किया जाता है। किसी कारणवश अगर कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के ऑन होते ही अगर मान लो कि वो उस समय काम नहीं कर सकती, तो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको ब्लू लाइन से इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखे हुए आते हैं। एट प्रेजेंट आपकी कौन सी या कौन सी आउटपुट डिवाइस जो है वो काम नहीं, लाइक जैसे कीबोर्ड की भी काम नहीं कर रही होती है या कीबोर्ड कोई की अभी फंक्शन तैयार नहीं है, उसका भी इंस्ट्रक्शन मॉनिटर स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। अब देखिए यहाँ पे कि रोम की अगर हम बात करें तो रोम पहले तो एक फिजिकल चिप है ना भाई। रोम जो है एक प्रकार की सेमीकंडक्टर पदार्थ यानी अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन की बनी एक चिप है। अब जब ये चिप है तो ये फिजिकल चिप है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये क्या है? हार्डवेयर है। क्या है भाई? हार्डवेयर है ना। कंप्यूटर के वो भाग हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, एक प्रकार से ये हार्डवेयर है। इसी हार्डवेयर चिप जो है बायोस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल किए गए हैं। जब भी इस होम चिप को बनाया गया और इसको जब कंप्यूटर में लगाया गया उसी समय पे यहाँ पर कुछ निर्देश एवं डाटा स्टोर किए गए, यानी बायोस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के रूप में किए गए। देखो इस हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। तो जब जब भी कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई डिवाइस या ऐसी कोई यूनिट जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का रूप है, यानी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी है, वो कहलाती है फर्मवेयर। क्या कहलाती है भाई? फर्मवेयर। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी रोम चिप जो है फर्मवेयर का उदाहरण है। अब आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में फर्मवेयर किसे कहते हैं, ऐसी डिवाइस या ऐसी यूनिट जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी है वो क्या कहलाएगी? फर्मवेयर। और रोम चिप एक प्रकार की क्या है? फर्मवेयर। रोम चिप बेसिकली अगर हम देखें तो एक प्रकार से हार्डवेयर चिप है, मतलब एक भौतिक भाग है और उस पे हमने जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, मतलब बेसिक बायोस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रखा है, यानी सॉफ्टवेयर को यूज कर रखा है। तो यहाँ पर ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का रूप है, इसलिए फर्मवेयर। ठीक है, और बायोस प्रोग्राम का यहाँ पे क्यों काम है, क्या काम है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखो कि रोम एक सिलिकॉन चिप है जिसमें निर्माण के समय ही निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है। ये और इसके अंदर जो डाटा एक बार राइट हो जाता है तो उसको आप कई बार रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें डाटा को आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा जो रहेगा वो स्थायी रूप से रहेगा, चाहे लाइट चली जाए तब भी इसमें डाटा रहेगा। और एक बार डाटा लिखने के बाद में हम इसको हटाएंगे भी नहीं, हटा भी नहीं सकते हैं, तो इस यहाँ पे डाटा क्या होता है? स्थायी रूप से होता है। कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। क्या कहा जाता है भाई? परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। ये परमानेंट मेमोरी कहा जाता है क्योंकि में रखा डाटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाए। ठीक, रोम को नॉन वोलेटाइल यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। भाई इसको अपरिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहेंगे? क्योंकि डाटा इसमें हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, तो डाटा चेंज भाई जितनी बार भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो इसमें नया डाटा डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी। रोम में संग्रहित डाटा एवं सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें एक बार डाटा और हो जाने के बाद में उस डाटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब उसमें से डाटा को हटाकर हम नया डाटा नहीं डाल सकते। हालांकि अभी जब हम रोम के टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ रोम मेमोरी अब मार्केट में ऐसी भी अवेलेबल है जिसमें हम डाटा को इरेज करके नया डाटा डाल सकते हैं ना। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में जब ये रोम चिप बनना शुरू हुई उस समय तो इस डाटा एक बार स्टोर कर दिया गया, उसको आप इरेज नहीं कर, उसको आप हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। इस कारण से क्या कहते थे? रीड मेमो, यानी कि मतलब सिर्फ पढ़ा जा सकता था डाटा उसमें था। इसी के आधार पे तो इसका नाम रखा गया है रीड ओनली मेमो। तो रोम में संग्रहित डाटा एवं सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसको फर्मवेयर क्यों कहेंगे। फर्मवेयर का मतलब होता है बोथ ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ना, मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का जो मिला जुला रूप है वो होता है फर्मवेयर।
और ये खुद रोम चिप हार्डवेयर है और इस पे बायो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है। तो रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के रोम में बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है, तो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। फर्मवेयर मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या चालू करने के निर्देश जिन्हें बूटिंग कहा जाता है। भाई अपन बूटिंग प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, ठीक। और बूटिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिव करना। बूटिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होकर बायोस प्रोग्राम को रन करता है, और बायोस प्रोग्राम जब रन हो जाते हैं और सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस चेक हो जाती है, देन हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बूटिंग कहा जाता है, जो कि कहाँ पे स्टोर होते हैं? भाई रोम में स्टोर होते हैं। आगे देखो, आगे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में रोम में बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है, जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर रहता है। ये दोबारा प्रिंट हो गया है, कोई नहीं ना। यहाँ पर बायोस क्या फुल फॉर्म? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक पुट आउटपुट, के बेसिक इनपुट आउटपुट फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद कीजिएगा, ठीक है। दिल्ली की 3 याद करना स्टार्ट कर दो, दिल्ली की 3 शॉर्टकट की याद करना स्टार्ट कर दो, तक एग्जाम होगा काफ़ी फुल फॉर्म याद हो जाएगी, कंप्यूटर की काफ़ी शॉर्टकट कीज याद हो जाएगी। चलिए, अब देखो रोम के टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ रोम या रोम के प्रकार की हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार आता है, सबसे पहला टाइप आता है प्रोम। प्रोम बोल दो या इसे पी रोम बोल दो। की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी इसका मतलब है कि इस रोम में सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, मतलब एक बार प्रोग्राम किया ही जा सकता है और उसको मैनी बार रीड आप कर सकते हो। एक बार प्रोग्राम, लेकिन उसको रीड बार बार कर सकते हैं ना। उसके आधार पे इसको वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्म। वर्म का मतलब होता है राइट वन रीड मैनी, यानी प्रोग्राम लिखा एक बार गया लेकिन पढ़ा कितनी बार भी जा सकता है, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पे रखा डाटा या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कभी हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार की रोम को वर्म भी कहा जाता है। वर्म का मतलब राइट वन रीड मैनी के रूप में कार्य करती है। वर्म का तात्पर्य है किसी डिस्क में डाटा को एक बार लिखने एवं बार बार पढ़ने से, है ना। भाई जब आप डाटा इरेज ही नहीं कर सकते, डाटा मिटा ही नहीं सकते, तो फिर आप उसमें नया डाटा लिख नहीं सकते। पुराना डाटा एक बार लिख दिया गया है, उसी पुराने डाटे को हमें क्या करना है? बार बार एक्सेस करना है। तो डाटा बार बार एक्सेस कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? रीड मेनी बार हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बात करें नेक्स्ट रोम के टाइप की, तो एक टाइप होता है इसका ई प्रोम। प्रोम प्रोम भी बोल सकते हैं या इसे प्रोम भी बोल, की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमो। अब देखो, यहाँ इसकी फुल फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक शब्द ऐड हुआ है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, इरेजेबल का मतलब है मिटाना। इरेज करने का मतलब होता है मिटाना, यानी ये ऐसी रोम मेमोरी है पे प्रोग्राम एक बार लिख सकते ही हैं, एक बार तो प्रोग्राम लिखा ही जाएगा, लेकिन उसको हम किसी तकनीक के माध्यम से इरेज भी कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास वो ऑप्शन आ गया जहाँ से हम डाटा को हटाकर एक नया डाटा इसके अंदर डाल भी सकते हैं। जब शुरुआत में रोम चिप बनी थी तो सिर्फ रोम में डाटा को स्टोर किया जा सकता था, डाटा को प्रोग्राम को लिखा जा सकता था, लेकिन उसको इरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब से ईपी रोम मार्केट में आने लगे, यहाँ पर रोम मेमोरी से डाटा को इरेज किया जा सकता है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी पे रखे डाटा या प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेस या पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जा सकता है। पुनः बर्न करने का मतलब पुनः लिखा जा सकता है, पुनः प्रोग्राम को राइट किया जा सकता है। बर्न करने का मतलब पुनः प्रोग्राम को रोम मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर एक प्रकार और आता है इसका ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल लिखोगे ना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। यानी जहाँ पर जहाँ पर डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक यानी विद्युत पल्स के माध्यम से, विद्युत पल्स के माध्यम से अगर आप डाटा इरेज कर रहे हो और विद्युत पल्स के माध्यम से ही नया डाटा प्रोग्राम कर रहे हो, तो मेमोरी क्या कहलाएगी? रोम कहलाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल ओनली। डाटा या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को पल्स के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जा सकता है।
मार्केट में अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा वर्तमान में भी रोम का ही यूज़ होता है। इस प्रकार की रोम मेमोरी का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देखो कि हमने दोनों प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली है। अब जो दोनों प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है उसका एक छोटा-सा हम जो है डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में, कि भई अगर दोनों में अंतर पूछ लिया जाए तो आपको दोनों में अंतर मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें रैम मेमोरी और एक होती है रोम मेमोरी। हमारी कंप्यूटर के अंदर ये 2 ही प्रकार की प्राइमरी मेमोरी पाई जाती है। मेन मेमोरी कहा जाता है। तो देखो रैम मेमोरी की बात करें तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये एक परिवर्तनशील मेमोरी है, जबकि रोम क्या है भई? रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर अगर बात करें इधर तो ये एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मतलब कि इसमें डाटा स्थायी रूप से नहीं रहेगा, तो इसलिए कहेंगे अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी। जबकि रोम में डाटा स्थायी रूप से रहता है तो इसको कहते हैं परमानेंट। क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे परमानेंट मेमोरी, कहेंगे स्थायी मेमोरी। पे डाटा पे डाटा रैंडम एक्सेस किया जाता है। डाटा को रैंडम एक्सेस डाटा रैंडमली एक्सेस किया जाता है। इस डाटा सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। डाटा सीक्वेंस एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें कि डाटा को रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है। डाटा रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है, जबकि रोम मेमोरी के अंदर डाटा सिर्फ रीड किया जाता है। डाटा सिर्फ डाटा एक बार राइट, डाटा एक बार राइट तथा कई बार रीड किया जाता है। मैनी बार रीड किया जाता है या कई बार रीड किया। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये देखो दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया है आपको। आप अच्छे से अब इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा एग्जाम में। चले आगे, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमने कंप्लीट कर ली है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में एक चीज़ आपको याद रखनी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना जब हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से करते हैं, यानी कि रैम रोम में करते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में। ये स्पीड ज़्यादा होने का कारण क्या है? अगर हम मैं बात करूँ रैम और रोम की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी की, इनकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम होती है। यानी कम स्टोरेज कैपेसिटी है तो मतलब कम ही डाटा को ये अपने अंदर स्टोर कर पाती है। जब डाटा ही कम स्टोर हो रहा है तो डाटा एक्सेस जल्दी होगा। ठीक है, अगर डाटा ज़्यादा होता है, डाटा बड़ा होता है तो डाटा को एक्सेस करने में समय भी लगता है। जब डाटा कम स्टोर कर रही है, डाटा ही कम है, तो एक्सेस करने में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। एक्सेस करने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है कि स्पीड क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी। प्राथमिक मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। तो कंप्यूटर में फर्स्ट ऑफ ऑल की सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भी एक्स्ट्रा डाटा हुआ, एक्स्ट्रा डाटा कब? जब रोम की कैपेसिटी के बाहर डाटा आ चुका है। भाई रोम में जितनी कैपेसिटी है उतना डाटा अपने अंदर स्टोर कर लिया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा हो रहा है या बहुत बड़ा डाटा हो रहा है। भाई ये डाटा या एक्स्ट्रा डाटा या बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए है अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ी, और वो अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस जो है हम कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी डिवाइस के रूप में यूज़ है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को हम द्वितीयक मेमोरी भी कहेंगे। और दूसरी बात इसमें हम जो है ये जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर में हम बाहर से अटैच करते हैं। ये कंप्यूटर के निर्माण के समय पहले से उसमें बिल्ड नहीं, तो हम इसके भी क्या कहेंगे? बाहरी मेमोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बाहरी मेमोरी कहेंगे या इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहने का कारण कि ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, ये कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी नहीं होती, ये बाहर से हम इसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं और बाहर से ही हम कंप्यूटर को इससे अटैच करते हैं ना। तो सेकेंडरी मेमोरी को सबसे पहले तो बाह्य मेमोरी कहा जाता है या एक्सटर्नल कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो बैंकिंग मेमोरी भी कहा जाता है। बैंकिंग मेमोरी क्यों कहा जाता है भाई? बैंकिंग मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हमारे घर में भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा है कि हमें लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा है और ये घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम उसको बैंक में जाके जमा करा देते हैं ना। वैसे ही लाइक यहाँ पे ये सेकेंडरी मेमोरी का है कि जब डाटा एक्स्ट्रा हो जाता है कंप्यूटर के अंदर तो उस एक्स्ट्रा डाटा को हम कहीं ऐसी जगह सुरक्षित रखें जो वर्षों तक सुरक्षित रह सके।
तो बैंक में भी हमारे पैसे वर्षों तक सुरक्षित रह जाते हैं ना, वैसे ही कोई डाटा वर्षों तक सुरक्षित रह सके तो उसके लिए हम एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में सेकेंडरी मेमोरी, तो लाइक बैंकिंग मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकिंग कहा जाता है। चलिए, और दूसरी बात, सेकेंडरी मेमोरी में हमें हम जो है किस प्रकार का डाटा यूज करेंगे? जब हमें बैकअप के रूप में डाटा को स्टोर करना हो। बैकअप के रूप में डाटा स्टोर करने का मतलब कि उस डाटा की अभी हमें वर्तमान में तो आवश्यकता है और वर्तमान में हमने उस डाटा को यूज कर लिया है, लेकिन हमें बाद में भविष्य में डाटा की जरूरत पड़ेगी, भविष्य के लिए उसको सुरक्षित हमें रखना है। तो हम कह सकते हैं कि बैकअप के रूप में डाटा स्टोर करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसका काफी कुछ अच्छे से हमने इंट्रो ले लिया है। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। देखो, सेकेंडरी मेमोरी में वह डाटा रखा जाता है जिस डाटा की हमें वर्तमान में आवश्यकता नहीं हो। वर्तमान में तो अपन ने उसको यूज कर लिया, मॉनिटर स्क्रीन पे देख लिया, अब हमें क्या करना है कि अब हमें बाद में कभी जरूरत पड़ेगी, वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती है, तथा आवश्यकता होने पर ये मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी से कॉपी करके उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो मेन मेमोरी से कॉपी किया जाता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो देखो कि सेकेंडरी मेमोरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी कहते हैं। सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों? कि कंप्यूटर में जब डाटा अधिक मात्रा में हो जाता है, डाटा जब बड़ा हो जाता है, उस बड़े डाटा को, इस एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर करने के लिए ये कंप्यूटर की सहायता करती है, कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट करती है। भाई इसलिए इसको क्या कहेंगे? सहायक मेमोरी कहेंगे, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहेंगे। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा जो है वो कहाँ से आएगा? भाई वो प्राइमरी मेमोरी से ही किया जाएगा, कॉपी करके किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट आती है, इसका अन्य नाम आता है बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल कहेंगे क्योंकि वो कंप्यूटर में बाहर से अटैच किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है सीडी, आप कंप्यूटर में बाहर से लगाते हो, कंप्यूटर के अंदर पहले से इनबिल्ट नहीं होता। नेक्स्ट, इसे बैंकिंग मेमोरी भी कहा जाता है। तो बैंकिंग मेमोरी कहने का कारण मैंने बता दिया कि जिस तरीके से हम पैसों को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए बैंक में वैसे ही एक्स्ट्रा डाटा को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए हम सेकेंडरी डिवाइस का यूज कहते हैं बैंकिंग स्पेस मेमोरी। नेक्स्ट देखो, इसे कहते हैं परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, क्योंकि डाटा कई वर्षों तक, डाटा कई वर्षों तक जो है सुरक्षित रहता है और स्थायी रूप से रह सकता है, इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट। नेक्स्ट इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है भाई इसमें भी डाटा जो है परिवर्तित होता है, लाइट चले जाने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है। तो एक प्रकार से ये सेकेंडरी क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी अपरिवर्तन। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब एक एक करके हम लोग जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती कितने प्रकार की है? तो सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हम इसको 4 भागों में बांट के पढ़ें। सबसे पहले जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में गई थी वो थी मैग्नेटिक टेप मेमोरी। और मैग्नेटिक टेप मेमोरी जो मैंने आपको बताया था कि पुराने टैप रिकॉर्डर जो होते हैं, हम कैसेट यूज, उस कैसेट में आपने देखा होगा, उस कैसेट की बनावट आपने देखी होगी कि इसके अंदर प्लास्टिक की एक रील लगी होती है। ये प्लास्टिक की जो रील होती है, प्लास्टिक की रील पे ही हमारा डाटा स्टोर होता है ना, इस प्लास्टिक की रील पे ही डाटा स्टोर। कि भाई ये जो मेमोरी काम में ली गई थी, प्लास्टिक की के पदार्थ लगा होता है, के पदार्थ लगा होता है और उसी रील पे हम जो है डाटा स्टोर। ये मेमोरी कहलाती थी मैग्नेटिक टेप मेमोरी। क्या कहलाती थी भाई? ये मैग्नेटिक टेप मेमोरी। जब पहली जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर आए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का यूज किया गया था वो थी मैग्नेटिक टेप मेमोरी। क्लियर हुआ यहाँ पे? आगे फिर हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इसका होगा मैग्नेटिक डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी की मैं बात करूं, भाई ऐसी डिस्क वृत्ताकार आकार की होगी, मतलब एक प्लास्टिक की वृत्ताकार आकृति की प्लेट होगी। इस प्लेट पे अगर मैं बात करूं, प्लेट पर दोनों साइड या एक साइड, दोनों साइड भी इस पे पदार्थ का लेपन किया जा सकता है, एक साइड पे भी किया जा सकता है। प्लेट के या इस डिस्क के एक साइड पे चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता था, चुंबकीय पदार्थ की इस पे कोटिंग की जाती थी। और इस कोटिंग के बाद में इस डिस्क को जो है ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड किया जाता था। अभी ट्रैक एंड सेक्टर क्या है वो भी हम जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो भाई
जब जब चुंबकीय पदार्थ से प्लास्टिक की प्लेट जिसकी आकृति बनाई गई और उस पे जब डाटा स्टोर किया गया तो वो कहलाई मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। क्या कहलाई भाई? मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। इस मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी में हमें दो प्रकार की डिस्क को पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है हार्ड डिस्क, एचडी कहते हैं, और एक हमें पढ़ना है फ्लॉपी डिस्क। क्या पढ़ना है भाई? फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ना है। आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी के उदाहरण क्या है, तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी के उदाहरण है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमें टाइप पढ़ना है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो प्रकाशीय पद्धति पे कार्य करती है, मतलब जिसपे डाटा स्टोर जो है प्रकाशीय पद्धति के द्वारा किया गया होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइक सीडी इसके अंदर पढ़ना है, डीवीडी के अंदर पढ़ना है, एसएसडी के अंदर पढ़ना है, ठीक है, वो सारी क्या होगी? ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद हमें चौथी जो स्टोरेज डिवाइस पढ़नी है सेकेंडरी के अंदर, वो पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है कि डिवाइस को अगर हम साइज के आकार पे देखें, डिवाइस साइज में बहुत छोटी है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा, बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है और इजीली पोर्टेबल भी होगी। पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इजीली कैरी कर सकते हैं, हैंडी कैरी कर सकते हैं। हैंडी कैरी का मतलब आप उसको हाथ में ले जा सकते हैं, जैसे लाइक पेन ड्राइव हुआ, पेन ड्राइव को हम हाथ में पॉकेट में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं ना, वो कहलाती है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, चलिए, जिसमें डाटा राइट एंड रीड दोनों ही किया जा सकता है, उसमें से डाटा हम नष्ट करके उसमें नया डाटा ऐड भी कर सकते हैं, वो कहलाती है फ्लैश मेमोरी। लाइक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव हो गया आपका है ना, इलेक्ट्रिक, और अगर मैं बात करूँ कैमरा हो गया, तो ये, और आपके मेमोरी कार्ड हो गए, ये सारे किसके उदाहरण है? फ्लैश मेमोरी डिवाइस के। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार की, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या फ्लैश मेमोरी, इन चारों प्रकार को हम जो है एक एक करके अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब इन पे पहले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर देखो इजी लेवल पे क्वेश्चन पूछा, तो इजी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी का उदाहरण नहीं है, या निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी का उदाहरण नहीं है, या निम्न में से कौन सी एक फ्लैश मेमोरी है या नहीं है। पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रेडी करने, ठीक है। चले अब आगे, फिर उसके बाद में हम डिटेल से देखेंगे कि भाई जैसे हार्ड डिस्क के लिए कि हार्ड डिस्क की मेमोरी अब कैसी यूज गई, वर्तमान में हार्ड डिस्क जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, इस तरीके के हाई लेवल के क्वेश्चन भी अपन तैयार करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप में। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता है और उसके फीते पर चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती है, यानी मैग्नेटिक ऑक्साइड ये चुंबकीय पदार्थ कोटिंग की पर। मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रमिक रूप से, ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैग्नेटिक टेप में डाटा एक्सेस होता है क्रमिक रूप, यानी सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी कि आपको पता है कि जब ये कैसेट आप चलाते थे, और मतलब आप तो चलाते होंगे, लेकिन आपके घर में पुराने लोगों ने चलाया है ना, जब ये कैसेट हम चलाते थे, मान लो गाने भरे हुए हैं, तो हमें गाने को फॉरवर्ड करना पड़ता था। अगर हमें आगे मतलब जैसे चौथे नंबर का गाना सुनना है, तो फॉरवर्ड करना होता था। हम विदाउट फॉरवर्ड करे हुए डायरेक्ट चौथे वाले गाने पर क्लिक करके उसको सुन नहीं सकते थे। यहाँ पर इसका रीजन था कि डाटा यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है, यानी सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रमिक रूप से, यानी क्रम से एक्सेस होता है, अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक टेप मेमोरी में डाटा किस रूप में एक्सेस होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ा जाता है, बड़ा नहीं, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिए आप कि भाई पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सिस टाइम बाइट पर सेकंड होता है। भाई इसकी जो गति मापी जाती थी वो किस में मापी जाती थी? बीएस में मापी जाती है, यानी बाइट पर सेकंड में मापी जाती है। ठीक है, बाइट क्या है भाई? फटाफट से, अगर आपने जो मेमोरी की इकाइयाँ पढ़ी है तो आपको पता होगा बाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक टेप मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। ये डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी। सबसे पहले डिस्क जो है, डिस्क की आकृति क्या होगी भाई? डिस्क की आकृति आयताकार होगी, गोलाकार होगी, प्लास्टिक की है, ठीक है। इसके ऊपर जो है चुंबकीय पदार्थ का लेपन होगा। ये डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा रैंडम एक्सिस होता है। रैंडम एक्सिस का मतलब कि अक्रमबद्धता। अक्रमबद्धता का मतलब, अब इसको ध्यान से समझ है ना, भाई ये डिस्क है, इस डिस्क
में क्या होता है, इस तरीके के ये जो सर्किल और बनाए जाते हैं, इनको कहते हैं ट्रैक। इनको क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। और इन्हीं सर्किल को फिर है ना कई पार्टीशन कर दिए जाते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर इसकी 4 पार्टीशन कर दिए, ये ए पार्टीशन है, पार्ट है इसका, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है। जब पार्टीशन किया जा रहा है तो वो चीज कहलाती है सेक्टर। क्या कहलाती है भाई, सेक्टर। ठीक है, ये 4 सेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो इस डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। क्या होते हैं भाई, एक डिस्क की फॉर्मेटिंग जब की जाती है, डिस्क जब बनाया जाता है, तो डिस्क की फॉर्मेटिंग ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में की जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन रेडी कर लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक डिस्क की फॉर्मेटिंग किस में की जाती है, तो एक डिस्क की फॉर्मेटिंग ट्रैक एंड सेक्टर में। ठीक है, इसी ट्रैक एंड सेक्टर पे डाटा लिखा होता है, इसी ट्रैक एंड सेक्टर पे हमारा डाटा सेव होता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ए सेक्टर के अंदर जो डाटा है पहले वही डाटा एक्सेस होगा। हम मतलब अगर कि हमें मान लो कि हमारा कोई कोई मूवी या हमने डाउनलोड कर रखी है इसके अंदर ना, हमने या सीडी या डीवीडी में कोई मूवी इंस्टॉल करवाई है हमने। अब मान लो कि हमें वो मूवी इस डिस्क के बी सेक्टर में है, तो ऐसे के लिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले ए सेक्टर के डाटा को पूरा एक्सेस करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली बी सेक्टर से हमारी जो मनचाही मूवी है उसको उठा सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं ना। यहाँ पर डाटा को क्रमबद्ध रीड करने की आवश्यकता नहीं है, डाटा को क्रमबद्ध पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीडी में आप लाइक 16वें नंबर का गाना सुनना चाहते हो तो डायरेक्ट 16वें नंबर का गाना निकालकर आप सुन सकते हो। यहाँ पर डाटा क्रमबद्ध रूप से नहीं पढ़ा जाता है, यानी डाटा की कोई एक सीक्वेंस नहीं है। यहाँ डाटा कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं, तो इस कहते हैं रैंडम एक्सेस। तो ये देखना, ये दोनों डिफरेंस देखो आप। मैग्नेटिक टेप मेमोरी में डाटा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी में डाटा रैंडम एक्सेस होता है। समझ में आ गई ये बात, चलिए। अर्थात इसमें डाटा को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। डाटा लंबे समय तक स्टोर रख भी, डाटा लंबे समय तक स्टोर रखा जा सकता है। भाई लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले अब मैग्नेटिक डिस्क में हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। पढ़ेंगे भाई हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में और स्पेशली मैग्नेटिक डिस्क के रूप में सबसे पहले जिस स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया था वो थी हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के लिए आपको दो चीज़ याद रखनी है। जब शुरुआत में इस हार्ड डिस्क का उपयोग शुरू हुआ, पहले शुरुआत में तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ड किया गया था। मतलब कंप्यूटर के बनाते समय ही इस हार्ड डिस्क को लगाया जाता था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो कंप्यूटर में बाहर से ही अटैच होती है, कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट नहीं आती है। लेकिन शुरुआती तौर में इस हार्ड डिस्क को पहले कंप्यूटर में इनबिल्ड किया गया, पर बाद में धीरे धीरे इसको भी जो है वो और विकसित किया गया, और इसको और विकसित करके इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में बाहर से ही कंप्यूटर के अंदर इसको लगाया जाता है। चलिए, उसके आधार पे अगर हम पढ़ेंगे तो हार्ड डिस्क भी दो प्रकार की होती है, और कैसी होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हार्ड डिस्क में और एक चीज, जब ये हार्ड डिस्क पहली बार छपी, कि डाटा एक्सेस करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एक तो इसमें डाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ सकता था, बड़ा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते थे, और डाटा को एक्सेस करने की स्पीड, उस समय जब ये हार्ड डिस्क स्टार्ट हुई थी, हार्ड डिस्क का आविष्कार जब हुआ था, मैं लगभग अगर मैं बात करूँ तो यानी सेकंड वार का समय था, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था उस समय, और सेकंड वार का समय था उस समय। तो उस समय क्या है कि उस के अंदर एक प्रकार की जो है बंदूक यूज की गई थी, जिसका नाम था विंचेस्टर। क्या था भाई, ये बंदूक सबसे तेज गति से है ना गोली दागती थी, है ना, सबसे तेज गति से इससे फायर होता था, और इस बंदूक का नाम था विंचेस्टर। तो लाइक कंप्यूटर का समय, कंप्यूटर के उस समय, कंप्यूटर के जनरेशन में उस समय में हार्ड डिस्क लाइक आई थी, और इस ये हार्ड डिस्क भी जो है इस डाटा को बहुत ही जल्दी एक्सेस करती थी। मतलब इस डाटा की डाटा को एक्सेस करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसकी डाटा के स्पीड को मतलब डाटा एक्सेस करने की जो है तेज गति की, और इसका कंपैरिजन लाइक इसके बराबर किया गया, किसके बराबर, विंचेस्टर बंदूक के कारण। तो हार्ड डिस्क को जो है विंचेस्टर डिस्क भी कहा गया। हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। जबकि एक प्रकार की पिस्तौल है, एक प्रकार की बंदूक है जिसके द्वारा तेज गति से दागा जाता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो हार्ड डिस्क का अन्य नाम आपको पता चल गया, विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, चलिए, ये सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, सबसे ज़्यादा काम में यही ली जाती है। इसका आविष्कार 13 सितंबर 1956 को, यानी 13 सितंबर 1956 को आईबीएम कंपनी ने किया था। आईबीएम कंपनी में कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर इसका आविष्कार किया है। ठीक है, ये अन्य नाम है हार्ड ड्राइव।
ये इसका अन्य और दूसरा नाम है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसको शॉर्ट में कहते हैं एचडी, क्या कहते हैं, एचडी। बनावट कैसी है इसकी? एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी है। प्लास्टिक की वर्ताकार प्लेटें एक के ऊपर एक लगाकर, है ना, एक के ऊपर एक लगाकर बनाई गई है, तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है। सभी प्लेटों के दोनों सतह पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेपन है। भाई हार्ड डिस्क क्या है? एक मैग्नेटिक डिस्क है, और मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक डिस्क क्या होगी, जो चुंबकीय पदार्थ से बनी होगी। इन प्लेटों के दोनों ओर जो है चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड, ये पदार्थ का नाम याद रखना है आपको, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। प्लेटों पर अनेक अदृश्य व्रत होते हैं, अदृश्य व्रत होते हैं। तो मैंने आपको बताया था डिस्क की फॉर्मेटिंग कैसी होती है। डिस्क की फॉर्मेटिंग में सबसे पहले ये छोटे छोटे वृत्ताकार सर्किल बनाए जाते हैं। सर्किल को कहते हैं ट्रेक, इन क्या कहते हैं, इन सर्किल को कहते हैं ट्रेक, ठीक है। ये कहा जाता है ट्रेक। और इन जब भाग इन पार्टीशन कर दिए जाते हैं, ये कहलाते हैं सेक्टर। क्या कहलाते हैं? तो एक डिस्क की फॉर्मेटिंग ट्रैक और सेक्टर में होती है। ट्रैक कहा जाता है, ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है। आगे देखो, डिस्क डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को, डिस्क को ट्रैक में सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेटिंग क्या है, एक डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होती है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया जो है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। डाटा को ट्रैक वे सेक्टर पर स्टोर किया जाता है। किसी भी डिस्क में डाटा को ट्रैक वे सेक्टर पर स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह सिलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिलेंडर कहा जाता है। ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि हार्ड डिस्क में सिलेंडर क्या है। तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर एक समान ट्रैक के समूह कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट आर्म होता है। अब जो ये डिस्क होती है, इस डिस्क के अंदर जो है, इस डिस्क पर एक ये डिस्क है, इस वर्ताकार प्लेट को प्लेटफॉर्म होता है, इस पे रखा जाता है ना। और यहाँ पर एक राइड आर्म लगा होता है। जैसे जैसे ये आर्म आगे चलता है वैसे वैसे रहती है गोल, इस पे डाटा रीड होता है। जैसे जैसे ये आर्म जिस डाटा पे जाएगा वहां से डाटा को क्या कर दिया जाएगा? रीड कर दिया जाएगा। एक हार्ड डिस्क में रीड राइट आर्म होता है, जिसका कार्य प्लेटों से डाटा को रीड एंड राइट करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ड डिस्क में डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए कौन सी डिवाइस लगी होती है। तो आपको याद रखना है रीड राइट आर्म। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी सीगेट है। सीगेट का तात्पर्य है हार्ड डिस्क, सीगेट कंपनी है। हार्ड डिस्क की प्लेटें 1 मिनट लगाती है ना। अब हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी तो सीगेट है, ठीक है। अब उसके अलावा आपसे पूछेंगे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आरपीएम है, या इसकी मापी जाती है, आरपीएम में मापी जाती है। आरपीएम का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क की प्लेटें 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। तो आप लिख सकते हो रिजोल्यूशन पर मिनट, रिजोल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? रिजोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। रिजोल्यूशन पर मिनट का मतलब है कि हार्ड डिस्क जो बहुत सारी प्लेटों के ढेर से बनी है, इसमें से प्रत्येक प्लेट जो है कितने चक्कर 1 मिनट में लगाती है, यानी 1 मिनट में कितना डाटा एक्सेस किया जा रहा है, कहलाती है पर मिनट। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं सी ड्राइव। कंप्यूटर में एक होता है सी ड्राइव। सी ड्राइव क्या है? बाय डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं एवं यही से चलाए जाते हैं। हार्ड डिस्क का जो ड्राइव डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर कहाँ से चलाया जाएगा भाई? सी ड्राइव से चलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में क्या है भाई? सी ड्राइव है। प्रत्येक डिस्क को चलाने के लिए एक ड्राइव होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में प्रत्येक डिस्क को चलाने के लिए एक ड्राइव होता है, या यूँ कह दो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वहां पर कोई ऐसी प्लेस या कोई डिवाइस होगी, उससे कनेक्ट करेगी और डाटा को एक्सेस करेगी, वो कहलाती है ड्राइव। जैसे सीडी के लिए सीडी ड्राइव होता है, डीवीडी के लिए डीवीडी ड्राइव होता है, तो वैसे ही हार्ड डिस्क के लिए एक हार्ड ड्राइव होता है। और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के लिए जो हार्ड ड्राइव होता है वो सी ड्राइव के नाम से होता है। किसके नाम से होता है भाई? सी ड्राइव के नाम से होता है। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने के आधार पे हार्ड डिस्क के प्रकार, मैंने आपको कहा था हार्ड डिस्क के प्रकार भी हम पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है पाटा और एक होती है साटा। पाटा का मतलब है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम। यदि हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में समांतर क्रम से अटैच किया है, का मतलब वो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी, पैरेलल यहाँ पे ये ए आर कर लेते हैं।
और एक होती है साटा यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी अगर श्रेणी क्रम में अगर आपने हार्ड डिस्क को अटैच कर रखा है कंप्यूटर, कहलाएगी साटा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, पाटा और साटा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम बात करें, वर्तमान में साटा हार्ड डिस्क ज़्यादा उपयोग में है, क्योंकि साटा हार्ड डिस्क से डाटा ट्रांसफर रेट जो है अधिक होता है। साटा हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर रेट है वो किसके पाटा से ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा उपयोग अभी वर्तमान में इसी हार्ड डिस्क का किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये नवीनतम तकनीक पर आधारित हार्ड डिस्क है। ये एक तरीके से हार्ड डिस्क का ही प्रकार है, इसको हम हार्ड डिस्क का ही प्रकार मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये नवीनतम तकनीक पर आधारित है, जिसकी डाटा एक्सेस की बहुत तेज है, हार्ड डिस्क से भी ज्यादा इसकी गति तेज है। ठीक है, इसकी स्पीड जो मापी जाती है वो मापी जाती है 500 MSPC। 500 MSPC का मतलब है 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड। 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड मतलब इतने बड़े डाटा को 1 मिनट में ये एक्सेस कर सकती है। तो हार्ड डिस्क वर्तमान में यूज हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा जो यूज कर रहे हैं वो किस कर रहे हैं भाई, सॉलिड। अब देखो कि यहाँ पर हमें जो है डिस्क से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, शब्दावली है वो हमें याद रखनी है, उससे भी क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है लेटेंसी टाइम क्या होता है, हार्ड डिस्क में लेटेंसी टाइम किसे, डिस्क के, अब देखो जैसे डिस्क जो थी, डिस्क कैसी थी भाई, इस तरीके से सर्कुलाकार यानी वृत्ताकार डिस्क है, और इसमें ये ट्रैक बने होते हैं, और ट्रैक के बाद में इसको सेक्टर में डिवाइड किया होता है। ठीक है, और इन्हीं ट्रैक और सेक्टर पे डाटा स्टोर होता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी इसके सेक्टर पे, किस सेक्टर में आपने रख रखी, और सेक्टर के अंदर भी आपने उसको ट्रैक पे रख रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप उस मूवी को प्ले करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मूवी को आप खोजिए कि इसके अंदर वो कहाँ है ना, मतलब इस डिस्क के अंदर कहाँ है। सबसे पहले डाटा खोजा जाता है, डाटा खोजा जाता है, डाटा को खोजने के लिए आप ट्रैक और सेक्टर पे जाते हो। मान लो कि ये 3 सेक्टर है, A, B और C, और आप जो देखना चाहते हैं वो इस सेक्टर में है। सबसे पहले आपने मूवी खोजा, तो मूवी खोजने के लिए आप सबसे पहले कहाँ गए, सी सेक्टर पे गए। सी सेक्टर में भी वो किस ट्रैक पे है, सी सेक्टर में भी वो किस ट्रैक पे है, वहां तक आप पहुंचे ना। तो डाटा को खोजने के लिए जो समय लगा, वो समय कहलाता है लेटेंसी टाइम। क्या कहलाता है भाई, लेटेंसी टाइम कहलाता है। ठीक, तो डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक डाटा खोजने हेतु या पहुंचने में लगने वाला समय, खोजने के लिए पहुंचने में लगने वाला समय कहलाता है लेटेंसी टाइम। फिर जब आपने उसको खोज लिया है, अब आप उस मूवी को प्ले कर रहे हैं ना, उस मूवी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मूवी को स्टार्ट करना मतलब आपने डाटा को रीड एंड राइट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, डिस्क के किसी ट्रैक में सेक्टर में डाटा को रीड या राइट करने में लगा समय, वो कहलाता है सिक टाइम। क्या कहलाता है भाई, सिक टाइम। पहले आपने डाटा को खोजा, उसके बाद उसको रीड राइट किया, तो 2 स्टेप किया आपने, डाटा खोजना एंड रीड एंड राइट करना। खोजा गया डाटा लेटेंसी टाइम समय कहलाएगा, और रीड एंड राइट करने वाला समय सिक टाइम कहलाएगा। और इन दोनों को, जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मूवी अच्छे से चल रही है और आप उसको देखते हैं। ठीक है, वो कहलाता है एक्सिस टाइम। क्या कहलाता है भाई, एक्सिस टाइम, है ना। डिस्क के किसी स्थान से डाटा को खोजकर डाटा को रीड राइट करने में लगा कुल समय, वो कहलाता है डाटा का एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, सिक टाइम क्या होता है, और एक्सिस टाइम क्या होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, हार्ड डिस्क लगभग कंप्लीट हो गई है हमारी, और एक्सेस टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्सेस टाइम का ये पूछ सकता है आपसे कि एक्सेस टाइम क्या होता है, तो लेटेंसी टाइम प्लस सिक टाइम जो है वो क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हम आगे नेक्स्ट मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट मैग्नेटिक डिस्क आती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। कौन सी डिस्क है भाई, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये भी एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डिस्क या डिस्केट या रैंडम स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसे डिस्केट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब पहली बार इस फ्लॉपी डिस्क को बनाया गया था, तो इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा था। साइज इसका बहुत छोटा होने के कारण इसको डिस्केट भी कहा गया। ठीक है, तो रैंडम स्टोरेज डिवाइस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें डाटा कैसे किया जाता है भाई, रैंडमली एक्सेस किया जाता है। डाटा रैंडमली एक्सेस किए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, रैंडम स्टोरेज कहा जाता है। ये माइलर प्लास्टिक की बनी वर्ताकार डिस्क होती है। ये स्पेशल लाइन आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई फ्लॉपी डिस्क जो है माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है, बिल्कुल होते हैं। फ्लॉपी डिस्क पर भी अनेक ट्रैक वे सेक्टर होते हैं, जिस तरीके से जो है कोई भी डिस्क ले लो, जैसे हार्ड डिस्क ले लो आप, आगे हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के बारे में पढ़ेंगे, डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क है,
की फॉर्मेटिंग ट्रैक एंड सेक्टर के द्वारा ही होगी। फ्लॉपी डिस्क पर अनेक ट्रैक व सेक्टर होते हैं जिस पर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो क्या है भाई इसका है डाटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए तथा फाइल ट्रांसफर हेतु किया जाता है। देखो हार्ड डिस्क में ड्राइवर इंस्टॉल, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, फाइल ट्रांसफर हेतु किया जाते हैं। इसकी साइज के अकॉर्डिंग ये जो है मार्केट में वर्तमान में भी प्रकार के साइज में ये अवेलेबल है, और इसकी साइज को लेके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पहले हम इसकी साइज चेक करते हैं। देखो सबसे पहले एक तो 3.5 इंच की साइज की आती है, एक 5.25 इंच की आती है और एक 8 इंच की आती है ना। किसी डिस्क जैसे सीडी व डीवीडी में डाटा बर्निंग कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। जब भी हम किसी CD या डीवीडी में कोई डाटा कॉपी करवाते हैं तो कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। या हम सीडी से डाटा, पुराना डाटा हटाकर जब नया डाटा भी हम उसमें स्टोर कराते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बर्निंग कहलाएगी। किसी खाली या ब्लैंक डिस्क में डाटा लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग या बर्न कहा जाता है। बात एक ही। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो फ्लॉपी डिस्क है, इस फ्लॉपी डिस्क की साइज आपको याद रखने, फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या करने आपको याद रखने। आगे आगे देखो कैसे आ गई भाई फ्लॉपी डिस्क। आज हम फ्लॉपी डिस्क तक ही पढ़ेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो है मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप मेमोरी को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड कुछ और जानकारी है जो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी हमने कंप्लीट कर ली है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्टिकल डिस्क और हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फिर हमारा ये मेमोरी वाला चैप्टर कंप्लीट, यानी हार्डवेयर वाला हमारा कंप्लीट। तो बस ऐसे ही आप जो है पढ़ते रहिए, और जो आज की आपने क्लास देखी रिवाइज करके जरूर आइएगा कल के सेशन में, ताकि आपको चीज़ें आगे से आगे कनेक्ट होते रहे। ये पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू।